मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले हमारे आदरणीय जगदीश राज जी श्रीमाली, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इंटक राजस्थान। आप हमेशा मजदूरों की सड़क से लगाकर संसद तक आपने आवाज़ उठाई है, कई धरना प्रदर्शन आपने किए हैं और मजदूरों के अधिकारों को लेकर, मजदूरों के हित को लेकर आपने हमेशा संघर्ष रहा है। देश और दुनिया में आप अलग अलग जाकर मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़े बड़े संगठन, आईएलओ जैसे संगठन से भी आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं और श्रम संगठनों की आवाज़ वहां तक पहुंचाते हैं। आइए, आपका विदेश दौरा कैसा रहा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं और मजदूरों से आज की दुनिया में, देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है श्रम को लेकर, खास करके उसके लिए हम जगदीश राज जी श्रीमाली से बात करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं मेवाड़ टुडे चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपना एक नया चैनल शुरू किया है, झीलों की नगरी संस्कृति, जो पुराना चैनल आपका था, और एक ये मेवाड़ टुडे के नाम से हमारे प्रिय अनुज गोविंद जी और को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मेरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो 15 से 17 सितंबर तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ और उसमें जाकर उदयपुर वापसी पर और जयपुर से लगा के उदयपुर तक जो लोगों ने प्यार दर्शाया, मजदूरों ने जगह जगह स्वागत किया है, ये उनका स्वागत ये लगता है कि मैंने उनका प्रतिनिधित्व करने का मैं हकदार हूँ। अब दौरे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एशिया पैसिफिक रीजन क्षेत्र, जहाँ इस क्षेत्र के 120 श्रमिक और उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। आईएलओ द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया और आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये विश्व का एकमात्र श्रम संगठन है जो सभी को संगठित करके पूरे विश्व के श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाने और उनके अधिकारों की बात करता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे चौथी बार मैं जाने का अवसर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जाने का अवसर मिला है। इसके पूर्व में जापान में और जेनेवा में और बैंकॉक में पहले भी गया था और ये दूसरी बार मेरी यात्रा है। तो वहाँ जाने से सबसे बड़ा तो ये मुझे पूरे विश्व की श्रमिक परिस्थितियों के बारे में अपडेट हुआ और दूसरा हमारे देश के बारे में श्रमिकों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही सफल दौरा था और उस दौरे से जो मुझे विशेष करके जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे उन्होंने अपना पत्र वाचन और अपना संबोधन देने के लिए जो मौका दिया था, इतने भारत विश्व के एशिया पैसिफिक रीजन के 120 श्रमिक प्रतिनिधियों में मुश्किल से 18-20 श्रमिक नेताओं को या उद्योग प्रतिनिधियों को अपना वक्तव्य देने का मौका मिला था। उसमें मैं भी एक भारत का प्रतिनिधि के तौर पे मैंने अपना वक्तव्य दिया था। और जो समस्या जो आज विश्व की आ रही है, जो सप्लाई चेन, ग्लोबल डिसेंट वर्क, ये जो विषय एक ऐसा है कि आज किस देश में क्या उत्पादन हो रहा है, किस देश में क्या उत्पादन हो रहा है और किस देश में किस उत्पादन की आवश्यकता है, ये संतुलन नहीं होने की वजह से, तो जहाँ पर संतुलन नहीं होने की वजह से उत्पादन ज़्यादा है लेकिन निर्यात करने के लिए सप्लाई चेन, यानी कि उनको बराबर लॉजिस्टिक सिस्टम के द्वारा वहाँ तक पहुँचाया जाए, ये सारे विषय को लेकर बहुत विचार मंथन हुआ और उसमें सबसे बड़ा श्रमिक वर्ग इस ग्लोबल सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पादन से, निर्माण से लगाकर ट्रांसपोर्टेशन और उपभोक्ता तक, ये बहुत बड़ा चेन है। तो इसमें जितने श्रमिकों का जो जुड़ाव है और उनके हितों के बारे में, हक के बारे में, डिसेंट वर्क के बारे में, ये सारी बातें हमारी 3 दिन की चर्चाओं में हुई और काफ़ी ठोस परिणाम निकल के आए। और मैंने भी भारत की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए अपने देश का, अपने संगठन इंटक की तरफ से, विशेष करके संजीव रेड्डी साहब जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया इस देश प्रतिनिधित्व करने का, मैंने उनका आभार व्यक्त किया। और मैंने भारत की जो वर्तमान सरकार द्वारा जो 4 श्रम कानूनों को लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 44 कानूनों को हटाकर
उसके बारे में भी मैंने अपना पक्ष रखा, संगठन का पक्ष रखा, श्रमिक संगठनों का पक्ष रखा। अब राजस्थान की परिस्थिति पे भी थोड़ा बहुत मैंने प्रकाश डाला कि श्रमिकों की जो पिछली सरकार में कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी वो अभी हालात उसके लिए ठीक नहीं है। ओपीएस और विशेष करके जो पूरी दुनिया में जो पहला काम किसी ने किया वो राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने किया, जो हमारा जो ऑनलाइन सप्लाई वाले जो वर्कर है, गिग वर्कर, उन गिग वर्कर के लिए दुनिया में किसी ने कानून नहीं बनाया था। उन गिग वर्कर के लिए राजस्थान की सरकार ने पहल की, गिग वर्कर के लिए एक कानून भी बने और उनके पुनर्वास, उनकी सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाए और उनको भी कार्य के घंटों के आधार पर उनका निर्धारण। तो ऐसा एक दुनिया में मिसाल गई और वो गिग वर्कर के लिए राजस्थान का बना हुआ कानून अशोक गहलोत जी के द्वारा उनके लिए बनाने वाला जो एक प्रत्यक्ष बोर्ड की भी उनकी इच्छा थी, वो सारी मैंने वहाँ पर अभिव्यक्ति की। तो सारे दुनिया के देशों को गिग वर्कर के लिए समझने के लिए, सोचने के लिए और अपनी सरकारों के समक्ष प्रस्ताव रखने का एक मसौदा उनको मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भी स्वयं बाहर से बहुत कुछ सीख के आया हूँ और मैंने अपने देश की बातें भी जो वहाँ कुछ बताई जिससे अन्य देशों को भी प्रेरणा मिली है। तो ये गोविंद जी, मैं कह सकता हूँ कि ये सफल यात्रा थी और ये श्रमिकों के हित में और संगठन के हित में बहुत अच्छी मेरी यात्रा रही है। श्रम बाजार की कीमत को लेकर क्या कुछ रहा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में खुले बाजार की नीति आई थी। बाकी हमारे यहाँ तो कोटा परमिट और कंट्रोल सिस्टम था और विदेशों में ये ओपन मार्केट पहले से था। तो अभी जिसे हम ये पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये ओपन नीति को जो अपनाया और ये खुली नीति आने के बाद सारे प्रतिबंध हटे, उससे भारत एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो रहा है और भारत एक विश्व में एक अलग अपनी ग्लोबल पहचान बना रहा है। और भारत का जो जनसंख्या अनुपात और जो बड़ा मार्केट है उसके अनुसार विदेशों के लोग भी भारत में आकर अपने उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत है। और भारत का बनने वाला उत्पाद हमारी लागत कम होने की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर श्रम शक्ति सस्ती है, इसलिए हमारा उत्पाद विदेशों में भी बहुत ज़्यादा निर्यात हो रहा है। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट और ये प्रतिस्पर्धा खुले मार्केट में तो जारी रहेगी, लेकिन उसमें भारत का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर कुछ बात? सामाजिक सुरक्षा में हम बहुत पिछड़ रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। वहाँ पर सभी देशों में सामाजिक सुरक्षा, बच्चा जन्म ले देता है उसको एजुकेशन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, उसको रोज़गार की जिम्मेदारी सरकार की होती है और रोज़गार नहीं मिलता तो उसको निर्वन भत्ता मिलता है और सेवानिवृत्ति के बाद उसको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर पेंशन वगैरह मिलती है। उस मायने में हम बहुत पीछे हैं। हमारा संगठित क्षेत्र का जो कर्मचारी है उनको तो पेंशन मिल रही है, लेकिन हमारा औद्योगिक श्रमिक जिसको प्रोविडेंट फंड पीएफ करता है, उनमें से मात्र किसी को 5,000 रुपये से लगा के 2,000-3,000 तक पेंशन मिलती है, जिसमें आज वो अपना गुजर बसर नहीं कर सकता है। तो ये हम चाहते हैं कि उनको कम से कम जिस स्टेट का न्यूनतम वेतन है उतनी उस श्रमिक को सेवानिवृत्ति के बाद उसको सामाजिक सुरक्षा में पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। कल्याण मंडल को लेकर क्या किस कैटेगरी के बोर्ड बने हुए हैं और भारत में कितने बने हुए हैं? भारत में देखा जाए तो श्रम कल्याण बोर्ड का तो सेंट्रल में तो कोई एक भी बोर्ड है नहीं, केवल ट्रस्ट बने हुए हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, ईएसआई की रीजनल कमेटी है, ये 2 बनी हुई है। और पहले तो श्रम संगठनों का एक सम्मेलन होता था प्रति वर्ष, जिसमें देश का प्रधानमंत्री या श्रम मंत्री आके संबोधित करते थे। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सरकार में विराजने के बाद तो एक भी श्रम सम्मेलन हुआ ही नहीं। बाकी वहाँ पर जो श्रम सम्मेलन होता है उसमें हर स्टेट का श्रम मंत्री और ट्रेड यूनियन के लीडर, राष्ट्रीय संगठनों के, वो वहाँ जाकर
प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के समक्ष मजदूरों की समस्या रखते थे, वो तो पूरा इन्होंने बंद कर दिया। अभी 14 साल में एक भी 11 साल में एक भी श्रम सम्मेलन इनके मौजूदगी में हुआ नहीं है। तो हालात तो अच्छी नहीं है कि मज़दूरों की हालात, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने देश में वो होनी चाहिए जैसी नहीं है। ई श्रम कार्ड को लेकर क्या बात है? ई श्रम कार्ड के बारे में वहाँ तो मैंने ज़रूर जिक्र किया था कि केंद्र सरकार ने एक ई श्रम के मार्फत मज़दूरों को एक पोर्टल के माध्यम से सर्वे के हिसाब से जोड़ने का एक काम चल रहा है, लेकिन उस ई श्रम कार्ड का जो प्रारूप विदेशों में जो है, विदेशों में श्रम पंजीयन जो एक कार्ड मिलता है, उसमें मजदूर को एक ही कार्ड में सारी सिक्योरिटी मिल जाती है। ईएसआई की तरह ईएसआई उसकी चिकित्सा की, उसका भविष्य निधि का और सेवानिवृत्ति का, और जब उसको सीनियर सिटीजन हो जाता है तो अपने शहर में कहीं पर भी यात्रा करना, तो वो सारी सुविधाओं एक के द्वारा संचालित हो जाती है। तो वो हमारे ये श्रम कार्ड तो एक तरीके से जो कोरोना काल में जिस तरीके से मजदूर 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चले और श्रम संगठनों ने आवाज़ उठाई, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इस श्रम कार्ड का एक चालू किया है। अगर इसको सही रूप में श्रमिक को उसका सहयोग मिले और उसको इससे सुविधा मिले, तब इस श्रम कार्ड का महत्व रहेगा। तो क्या समझ पाए कुछ पूरी प्रक्रिया में कि हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम बहुत पीछे खड़े हैं और मज़दूरों को, भारत के मज़दूरों को तो बहुत बाहरी मज़दूरों के समान पहुंचने में तो अभी बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमको पीछे करने की साजिश की जा रही है। हमारे 44 कानूनों को हटाकर 4 कानून लाए जा रहे हैं और उसमें भी हड़ताल को प्रतिबंधित किया जा रहा है। ड्यूटी के घंटे 8 से 12 किए जा रहे हैं और किसी की आदमी की नौकरी निकालने पे उसको तत्काल बंद कर दिया जाएगा। जो ट्रेड यूनियन एक्ट अभी हमारे पे, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट जो 100 आदमी पे लागू है, वो 300 पे किया जा रहा है। और बाहरी नेताओं को मजदूर संगठन के लीडर बनने से रोका जाएगा। तो कुल मिला के हिंदुस्तान का मजदूर तो वापस उसी समय पहुंच जाएंगे जहां से शुरू हुआ था 1887 में शिकागो में, तहाँ की वहाँ की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। इसमें आईएलओ को क्या पावर होते हैं और क्या इस पे एक्शन ले सकता है? आईएलओ को पावर नहीं है। आईएलओ एक ट्रिपार्टेड कमेटी है, वो एक समिति की तरह है, त्रिपक्षीय है। उसमें मालिकों के प्रतिनिधि और वहाँ पर उद्योग या श्रमिकों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि, इन तीनों प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर उनके विचारों का आदान प्रदान करा के एक आपसी सहमति बनाने का एक प्रयास आईएलओ करता है। आईएलओ के पास वो कोई पावर नहीं है कि उसको पालना करने के लिए उनको बाध्य किया जाए। आईएलओ एडवाइज करता है, आईएलओ सलाह देता है और सरकार को सलाह भेजता है। सरकार जो श्रम समर्थक सरकार होती है, आईएलओ की एडवाइस की पालना करती है, और जो श्रम समर्थक सरकार नहीं होती है वो पालना नहीं करती है। तो एक तरीके से आईएलओ बहुत बहुत बड़ा संगठन है विश्व का। और हमारे लिए तो मैं कहता हूँ कि जैसे मक्का और मदीना, काशी और मथुरा और रोम जहाँ पर पॉप बैठते हैं, और बौद्ध धर्म का जो बोध गया, ये जो जैन धर्म का जो महावीर जी का, ये सभी स्थान जैसे धर्मों में बताए हिंदुओं के लिए, काशी मथुरा, काशी मथुरा, हरिद्वार, बनारस, जो भी अयोध्या, मुस्लिमों के लिए काशी मथुरा, तो वैसे मजदूरों के लिए हमारा तीर्थ आईएलओ है, जेनेवा। क्योंकि जो आज मजदूर जिस मुकाम पे पहुंचा उसमें आईएलओ की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे देश में भले हम पिछड़ गए हैं, लेकिन कोई देश ऐसे हैं जो मजदूर नेता देश के प्राइम मिनिस्टर बने, मजदूर नेता राष्ट्रपति बने। पोलैंड का कोयला खान का मजदूर नेता लेक वालेशा जो वहाँ का राष्ट्रपति बना है। तो आईएलओ की वजह से मजदूरों में क्रांति लाए, जागृति लाए। एक दिन ऐसा भी आएगा हिंदुस्तान में कि यहाँ के मजदूरों में भी क्रांति आएगी और कोई भी आदमी राजनीति के ऊपर शिखर पर पहुँचेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। शायद आप भी इसे जानते होंगे कि असंगठित का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्री वर्कर्स भी असंगठित बन गए।
बिल्कुल, आप ये जो नया कानून आ रहा है उसमें तो संगठित को असंगठित करने का ही तो काम चल रहा है। अभी तक 50 आदमी 100 आदमी जो काम करे वो मजदूर भी संगठित क्षेत्र में है। अब उनको 300 के दायरे में कानून जा रहा है तो 300 के नीचे असंगठित हो गए, वहाँ ट्रेड यूनियन एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ श्रम कानूनों की पालना नहीं होगी, तो वो असंगठित में आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान का 98% एरिया असंगठित कर दिया जाएगा और 2% संगठित रहेगा। ये सरकार की साजिश यही तो हो रही है ना। इसी के लिए तो सारी ट्रेड यूनियन रेड्डी साहब के नेतृत्व में लामबंद होकर संघर्ष कर रही है। यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो परिश्रम करने वाला, पसीना बहाने वाला मजदूर जो निर्माण करता है, जो उत्पादन करता है, और उस मजदूर के पसीने से ये देश और दुनिया खुशहाल नज़र आती। गगनचुंबी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, कॉलेज, ये सड़कें, ये पुल, ये बांध, ये नहरें, ये सब उनके पसीने से बहा। और जब ये जाके दुनिया अच्छी लगती है। जब मैं हवाई जहाज़ से जा रहा था, 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी, और जब बीच में शहरों में लाइट जल के जगमगा रहे थे, तो ये उन मज़दूरों के परिश्रम से जगमगा रहे थे। अब लेकिन उन मज़दूरों के परिश्रम से जगमगाने वाले मज़दूर खुद ही उनका पसीने की कीमत को देने की बजाय उनके पसीने की कीमत पे शोषण किया जा रहा है। और वो शोषण करने की जो बात जब हमारे सामने आती है तो हमें बड़ा दुख होता है कि इस देश की आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई, तब ये कहा था कि धन और धरती का बंटवारा होगा और समानता का अधिकार होगा। और आज जब पूंजीवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, पैसे वाले व्यक्ति पैसे वाले बनते जा रहे, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। और विडम्बना देखिए कि गुजरात का एक मामूली व्यापारी 10 साल में कहाँ पहुँच गया, जो भारत की सूची में 100 में भी जिसका नाम नहीं था, भारत की सूची में जिसका 100 में भी नाम नहीं था, वो आज दुनिया की सूची में 3रे नंबर बन गया। ये क्या है? ये पूंजीवाद को जिस तरीके से पर्दे के पीछे पॉलिटिशियन, सरकार बढ़ावा दे रही है, आने वाले समय में मजदूरों के लिए बहुत बुरा दौर है, बुरा समय है। और हमको संगठित होकर आंदोलन करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हम मजदूरों को बचा पाएंगे, ट्रेड यूनियन को जिंदा रख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जो मुद्दे हमने वहाँ सुने और वो उठाए, उन मुद्दों को जब मेरा जयपुर आगमन हुआ तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने रैली के द्वारा वहाँ पर आयोजन रखा। वहाँ पर मैंने अपने संबोधन में कुछ बातों को प्रस्तुत किया। यहाँ पर भी उदयपुर में भी रैली निकली, राणा प्रताप नगर से मेडिकल कॉलेज सभागार तक, तो यहाँ पर भी मैंने संबोधन और उद्बोधन में कुछ बातें बताई। जहाँ पर भी अब हम प्रदेश में हम दौरे पे जाएंगे, वहाँ पर इन तथ्यों को, इन सवालों को और इन सवालों को जो मजदूर के हित के हैं उनको वहाँ रखा जाएगा। और आने वाले समय में हमारी प्रदेश इंटक की जो कार्य समिति की बैठक में भी एक प्रस्ताव लिया जाएगा। और आने वाला जो हमारा इंटक का महाधिवेशन वो भी प्रस्तावित है, उसमें भी हम पूरे राजस्थान के मजदूरों के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा श्रम विभाग के द्वारा चलने वाली हमारी त्रिपक्षीय वार्ता जो भी कमेटियों की, उसमें भी मैं पक्ष रखूँगा। और सबसे बड़ा पक्ष रखने का जरिया तो आपका चैनल मीडिया ही एक बहुत बड़ा जरिया है, जो सबसे ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाता है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से ही ये बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा।